और कमाल की बात तो यह है कि प्रधानमंत्री ने आज तक सर्वदलीय मीटिंग में कभी अध्यक्षता नहीं की, राजनाथ सिंह करते हैं। एक तो यही प्रमाण है कि उनकी नीयत में वो प्रधानमंत्री से भी ऊपर समझते हैं अपने आप को। ये आरएसएस के जो निकले हुए जो लोग हैं जी, वो एक विचारधारा से बंध के बाहर आने का साहस नहीं करते। कांग्रेस अपनी आइडियोलॉजी को बेटर क्यों नहीं बता पाई? आखिर डेमोक्रेसी में तो वही तो जीतेगा जो प्लस जाएगा। मतलब हजारों साल से यहाँ की जो सभ्यता संस्कृति है जी, आप बड़े खुश होके तो ये कहते हैं कि जो भी आया वो हमारे साथ जुड़ गया, हमारे समाज का हिस्सा बन गया। और फिर 80-20 की बात करो, आप देशभक्ति की व्याख्या देखो उनकी। सबसे पहले तो कहते हैं कि मुसलमानों बाहर से आए हुए हैं जी, दूसरा कहते हैं क्रिश्चियन बाहर से आए हुए हैं, और तीसरा कहते हैं कि कम्युनिस्ट। लोग बेशक बाहर के ना हो लेकिन आइडियोलॉजी बाहर की है। ये तीन हमारे देशवासी हो ही नहीं सकते। फूलचंद मौलाना जी के समय में तो शायद थोड़ा बहुत संगठन का कुछ ना कुछ स्वरूप हो, उदय भान जी के समय में था ही नहीं। आप नाम नहीं ले पाएंगे कि किसकी वजह से संगठन नहीं बन पाया? नहीं, वजह तो हाईकमांड से पूछ लो आप, और आपको भी पता, आप लिख लेना अपने आप कि अभी जो राव नरेंद्र आए हैं वो कितने मजबूत होंगे, जिनका आप नाम नहीं ले पा रहे, उनकी छाया से कितना निकल पाएंगे? नेताओं की कांग्रेस रहेगी तो कांग्रेस कमजोर, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भी कांग्रेस होगी, वो भी इतनी मजबूत नहीं। कांग्रेस को मैं तब मजबूत मानता हूँ जब साधारण आदमी कहे मैं हूँ कांग्रेस में, मेरा भी कुछ हिस्सा है। जी जी, आपने सही सवाल पूछ लिया। किसी और कांग्रेसी पूछते तो उसको पता ही नहीं लगता। मैं तो 10 साल बीजेपी में रह गया हूँ। जी जी, सारा झूठ का पन्ना प्रमुख है। जिनकी आइडियोलॉजी कांग्रेस के साथ थी उनको कभी महसूस होता है कि भाजपा में चले गए? पश्चाताप होता है कभी? पश्चाताप तो नहीं होता, क्योंकि मेरे साथ कांग्रेस ने भी जो किया है वो भी आपको पता तो होगा ही। जी जी जी, कांग्रेस पार्टी का मैं इतना जरूर कर सकता हूँ जो कोई भी नहीं कर सकता, मैं दावे से कहता हूँ। जी जी, को आज के दिन हरियाणा में जो कांग्रेस को मैं मजबूती दे सकता हूँ कोई नहीं दे सकता। आप ये मान के चलो कि वीरेंद्र सिंह गिनती करवा सकता है 2 लाख नए कांग्रेस में जोड़े लोगों को जो कभी कांग्रेसी नहीं थे। या यात्रा में 2 लाख कांग्रेसी, 2 लाख यात्रा के बिना भी कर दूंगा मैं तो 1 लाख। तो मैं आपको बता सकता हूँ आज भी 75% से 80% लोग बीजेपी को मानसिक तौर पे अपनी पार्टी नहीं मानते। आप कांग्रेस की हरियाणा में हार की वजह क्या मानते हैं? क्या वोट चोरी एक बड़ा कारण है या दूसरे भी कारण रहे? प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, हमारे साथ आज खास मेहमान हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। और आज जिस संदर्भ में ये रेवाड़ी पहुंचे हैं, आज 10 दिसंबर है, ये रेवाड़ी पहुंचे हैं ब्रजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा को लेकर के पहुंचे हैं। 14 दिसंबर को दिल्ली में भी कांग्रेस की वोट चोरी के मुद्दे पर बड़ी रैली होनी है, उसकी तैयारी के सिलसिले में भी इन्होंने संवाद किया है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से। और आज हम इनसे विभिन्न विषयों पर बात करते हैं। छोटी सी बात करेंगे, ज़्यादा लंबा आपका समय नहीं लेंगे। चौधरी साहब, आपने समय दिया इसके लिए धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो धन्यवाद। तो अब तो सीधा सीधा हमारा सवाल यही है कि अब कई दिन हो गए सद्भाव यात्रा को चलते हुए, पब्लिक का क्या रिस्पांस मिल रहा है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का क्या रिस्पांस मिल रहा है? देखो, पब्लिक का रिस्पांस, फर्स्ट रिएक्शन यही है कि पब्लिक का रिस्पांस कैसा है। तो जो दूसरी बात कही कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, पब्लिक रिस्पांस जो जो बढ़ेगा तो वर्कर भी ये सोचेगा कि भाई जब जनता में समर्थन है इस बात का। और ये आप ये मान के चलो कि जनता का समर्थन 2 तरह का है। एक तो ये समर्थन है कि जिस मुद्दे को लेके चले हैं वो राजनीति से भी ऊपर एक सामाजिक मुद्दा है। और हमारी हरियाणा की संस्कृति लगा लो, हमारा रहन सहन, हमारी परंपरा के हिसाब से हम एक संगठित समाज है। और ख़ास तौर पर जो गांव की पृष्ठभूमि है उसमें तो हर बिरादरी का आदमी होता है, लेकिन गांव में उसका जी सोच
एक ऐसी होती है जिसमें कोई धर्म के नाम से बंटवारा नहीं, कोई सामाजिक रूप से जात पात के नाम से बंटवारा नहीं है, एक यूनिट के तौर पे एक वो रहते हैं, और यही हमारी बहुत बड़ी ताकत है। चौधरी वीरेंद्र, आप केंद्र में मंत्री रहे हैं, राष्ट्रीय राजनीति को नजदीक से देखा है, इन दिनों संसद का सत्र भी चल रहा है। जो इन दिनों देश का परिदृश्य है, धार्मिकता का, सांस्कृतिक जो बातें हो रही है, और कभी वंदे मातरम को लेकर के बात हो रही है, आप इस सारे परिदृश्य को अगर टिप्पणी करना चाहें तो क्या कहेंगे, क्या हो रहा है देश में? देखिए, जहाँ तक मुद्दे पार्लियामेंट में उठाए जाते हैं, वहाँ तो जो महत्वशील सवाल हैं या मुद्दे हैं, उनकी साथ साथ कुछ ऐसे मुद्दे भी शामिल कर दिए जाते हैं जो, जैसे आपने अभी कहा कि पार्लियामेंट में वोट चोरी या SIR का जो मुद्दा है, जी जी, तो जिस दिन सभी सर्वदलीय मीटिंग ली, और कमाल की बात तो यह है कि प्रधानमंत्री ने आज तक सर्वदलीय मीटिंग में कभी अध्यक्षता नहीं की, राजनाथ सिंह करते हैं। एक तो यही प्रमाण है कि उनकी नीयत में वो प्रधानमंत्री से भी ऊपर समझते हैं अपने आप को, बचना चाहते हैं लोकतांत्रिक मंच से खुद को। लोकतांत्रिक मंच से बचने की तो अलग बात है, सोच इस किस्म की है। मैं इसलिए कह रहा हूं आपको जी जी, कि जब आप ये कहते हैं कि हाँ हम मानते हैं कि हम SIR पर बहस करेंगे, पूरा समय देंगे, और साथ के साथ आप 1876 का मुद्दा उठाते हो कि राष्ट्रीय जो हमारा गीत है उसमें, यानी आप कमाल करते हैं भाई। राष्ट्रीय गीत को आप, हाँ करनी है इस पे भी चर्चा तो अलग से करो, सिर्फ मेन जो मुद्दा है उसको डाइल्यूट करने के लिए, हाँ वो, यानी आप अंदाजा लगाएं कि ये जो पद्धति है, जिस तरीके से बीजेपी काम कर रही है या बीजेपी की सरकार काम कर रही है, ये RSS के जो निकले हुए जो लोग हैं जी, वो एक विचारधारा से बंध के बाहर आने का साहस नहीं करते, और बाहर आने का साहस नहीं करते तो उसी विचारधारा को लेके वो सत्ता प्राप्ति कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि जो उनकी आइडियोलॉजी थी, कांग्रेस की आइडियोलॉजी कहीं ना कहीं जन जन तक नहीं पहुंची, लोगों तक नहीं पहुंची, और उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी घर घर पहुंचाई और उन्होंने समझाया कि हमारी आइडियोलॉजी बेटर है। कांग्रेस अपनी आइडियोलॉजी को बेटर क्यों नहीं बता पाई? आखिर डेमोक्रेसी में तो वही तो जीतेगा जो प्लस जाएगा। मतलब जब लोगों के मन में कोई बदलाव की बात आ जाती है, हालांकि आइडियोलॉजी का कोई मतलब नहीं होता जब बदलाव की बात है। जी जी, और बदलाव की बात तो मैं आपको बताऊं जी, P अंजैया जो थे, वो आज से 40 साल पहले की बात है, वो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, और किसी कारण से कांग्रेस ने उनको डिसमिस कर दिया, मतलब उनको कहा कि आप इस्तीफा दे दो एब्रप्टली। जी जी, और वो बात आम जनसाधारण को अच्छी नहीं लगी वहाँ के, जी जी, वहाँ के लोगों को। और वो आदमी जो कभी राजनीति में भी नहीं थे, कोई उनकी पार्टी नहीं थी, और चुनाव में भारी बहुमत से जीत के मुख्यमंत्री बन गए। पार्टी बाद में बनी, मुख्यमंत्री बन गए। हाँ, तो मैं जो आप कह रहे हैं ना कि वो 51 वाली बात नहीं होती, ये दूसरी एग्जांपल है दिल्ली की। जी जी जी, यानी 70 में से 67 सीट, 67 सीट आम आदमी पार्टी को एक पार्टी को, आम आदमी पार्टी को मिले, और जिसमें कांग्रेस और बीजेपी बिल्कुल अलग थलग कर दी लोगों ने। यही कारण है तो पंजाब का इलेक्शन। चौधरी वीरेंद्र सिंह उम्मीद कर रहे हैं इसी तरह का कभी माहौल बनेगा, जो है बन गया, भाजपा की आइडियोलॉजी के खिलाफ माहौल बन गया है। और ये जो जिस आइडियोलॉजी की, ये आइडियोलॉजी नहीं है, जी जी,
यानी आप 140 करोड़ का मुल्क हो जी और जिसमें हजारों साल से यहाँ की जो सभ्यता संस्कृति है, जी आप बड़े खुश होके तो ये कहते हैं कि जो भी आया वो हमारे साथ जुड़ गया, हमारे समाज का हिस्सा बन गया। और फिर 80-20 की बात करो आप, ये बात करते हैं। हाँ, जिस आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं। जी जी और बड़ी इंटरेस्टिंग बात सुना देता हूँ आपको। जी जी आरएसएस में जो सबसे पहले हुए हैं जिन्होंने पुस्तक लिखी है वो आइडियोलॉजी पे ही जी आधारित है। जी उनका नाम तो मैं हेडगेवार की, गोलवलकर की कह रहे हो? गोलवलकर जी का जी है, जी हाँ। उसमें वो कहते हैं कि 3 लोगों को हम अपना नहीं मानते हमारे देश का। देशभक्ति की व्याख्या देखो उनकी। जी जी सबसे पहले तो कहते हैं कि मुसलमानों बाहर से आए हुए हैं, जी दूसरा कहते हैं क्रिश्चियन बाहर से आए हुए हैं, और तीसरा कहते हैं कि कम्युनिस्ट। लोग बेशक बाहर के ना हो लेकिन आइडियोलॉजी बाहर की है। ये 3 हमारे देशवासी हो ही नहीं सकते। अभी राखी गढ़ी के अंदर जी वहाँ खुदाई हो रही है और बहुत बड़ा एक्सकवेशन चल रही है। वहाँ कुछ कंगाल निकले हैं जी जी और जो कंगालों की जो व्याख्या की है वहाँ के जो जी जी एक्सपर्ट हैं, पुरातत्ववेताओं ने, जी हाँ, उन्होंने कहते हैं 5000 साल से 7500 साल पुराने कंगाल हैं आइडेंटिफाई किए हैं। और फिर आगे ये कहते हैं कि जो ये कंगाल हैं ये इस बात को दिखाते हैं कि आज जो यहाँ लोग हैं वो इस किस्म के नहीं है। इन कंगालों को देख के ये बाहर से आए हुए हैं। अच्छा, हाँ, तो आपको और हमारे को कल के ये भी बाहर से आए हुए हैं क्योंकि उत्तरी भारत में, जी जी ये उत्तरी भारत का, क्योंकि सब हमलावर इधर से ही आते थे। जी जी और हमलावर जब आता था तो जो लड़ाई लड़ने वाले थे उनको तो कहता था जाओ, और विंध्याचल से परे जाते थे, लड़ाते थे आपस में। नहीं, विंध्याचल से वो ये कहते थे यहाँ रहोगे तो हम तुम्हारे को मारेंगे। और जो सर्विस क्लास थी उसको कहते तुम्हें रहना उधर हो, हम तुम्हारे को कुछ नहीं कहेंगे। तो मैं जो कह रहा हूँ ना आपको जी जी कि इस व्याख्या को 5000 7500 साल की को भी लें जी जी तो जो उत्तरी भारत के जितने भी राज्य हैं, जी जी इन राज्यों में जो आबादी है वो आरएसएस की विचारधारा के हिसाब से तो वो भी बाहर के। मतलब ये है कि उनकी विचारधारा का आपने सही व्याख्या कर दी है। हाँ, ठीक है सर। तो थोड़ा जी नहीं, जी ये नंबर आएगा ना। जी, जी। अभी तो मुसलमानों पे आधारित था। जी जी फिर नेक्स्ट जो आएगा वो कोई एक और बड़ा सेक्शन होगा, चाहे तो वो शेड्यूल कास्ट का, जिसमें अभी उन्होंने कोशिश की डीएससी बना दिया। और जो उनकी कोशिश के दूसरे हिस्से हैं, अल्टीमेटली कोई ऐसा समय आ सकता है कि ये भी बसे हुए जो है ये भी बाहर से ये भी बाहर के हैं। तो मतलब ये है। अब चौधरी साहब, हरियाणा की राजनीति पर थोड़ी सी बात करते हैं। कांग्रेस की बात हम कर रहे थे, तो अभी कांग्रेस की आइडियोलॉजी को लेकर के संगठन नहीं था, ऐसी बातें थी पहले। अभी राव नरेंद्र सिंह को अब तो मेरे ख्याल से 2.5 महीने के लगभग हो गए हैं। आपको जो नेतृत्व कांग्रेस को मिला है हरियाणा प्रदेश का, इस 2.5 महीने में क्या बदलाव देखते हैं? क्या हाईकमान ने मजबूत नेतृत्व दिया है? क्या कांग्रेस पिछले 2.5 महीने में कुछ ऐसा कर पाई है जिससे लगे कि हाँ, कांग्रेस ने मजबूत नेतृत्व दिया है हरियाणा को? देखिए, 2.5 महीने का समय तो कुछ नहीं होता किसी को अच्छा या बहुत बुरा बोलने का। लेकिन इतना जरूर है कि कांग्रेस का 11 साल तक संगठन ही ना हो, और 11 साल से पहले के भी ऐसे संगठन जिसमें कहीं ना कहीं जो अध्यक्ष है उसको पूरी अड़चन पैदा करने का युग हो। जी जी। तो ऐसी परिस्थिति में मतलब शैलजा, अशोक तंवर सब अड़चन में काम करके गए। बिना शैलजा और वो अशोक तंवर क्यों, जी जी, फूलचंद मुराना जी, जी 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 जी, तो और फिर ये उदयभान जी। फूलचंद मुराना जी के समय में तो शायद थोड़ा बहुत संगठन का कुछ ना कुछ स्वरूप हो। जी जी। उदयभान जी के समय में था ही नहीं। तो इस
से मैं ये अंदाजा लगाता आप नाम नहीं ले पाएंगे कि किसकी वजह से संगठन नहीं बन पाया? नहीं, वजह तो हाईकमांड से पूछ लो आप, और जी। आपको भी पता है, आप लिख लेना अपने आप। ठीक, लिख लेंगे। तो अभी मैं जो सवाल ये कर रहा था कि अभी जो राव नरेंद्र आए हैं वो कितने मजबूत होंगे, जिनका आप नाम नहीं ले पा रहे, उनकी छाया से कितना निकल पाएंगे? अब लोग समझ जाएंगे, मैंने भी कह दिया है। देखिए, जी जी सद्भाव यात्रा जी जी और संगठन का आहिस्ता आहिस्ता स्वरूप आना, जी जी ये दो चीजें ऐसी होंगी जो कांग्रेस के साधारण से साधारण आदमी को भी इस बात के लिए प्रेरित करेंगे कि हम कांग्रेस के लोग हैं, हम किसी की जद्दी जायदाद नहीं है। जब ये चीजें जब निखरने लगेंगी तो फिर आपको नाम की फिर नेतृत्व में मिल जाएगा, सारी चीजें अपने आप आ जाएगी। सब मतलब एक कॉन्फिडेंस है ना कि भाई अब कांग्रेस मजबूत है, और मजबूत इसलिए है कि मैं कई बार ये कहता हूँ कि नेताओं की कांग्रेस रहेगी तो कांग्रेस कमजोर, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भी कांग्रेस होगी, वो भी इतनी मजबूत नहीं। कांग्रेस को मैं तब मजबूत मानता हूँ जब साधारण आदमी के मैं हूँ कांग्रेस में, मेरा भी कुछ हिस्सा है। जी 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 वो है ताकत, और वो ताकत इसलिए मिलेगी क्योंकि जो आप कह रहे हैं ना, ये इनसे कब छुट्टी होगी। लेकिन हम उस स्तर पर देखते हैं, भाजपा के पास पन्ना प्रमुख तक, बूथ प्रमुख तक पूरी टीम मिलेगी, कांग्रेस के पास कहीं टीम नहीं है। 11 साल में संगठन मिला है थोड़ा सा प्रदेश स्तर पर, अभी बूथ इकाइयां भी गठित नहीं है। जी जी, आपने सही सवाल पूछ लिया। किसी और कांग्रेसी पूछते तो उसको पता ही नहीं लगता। मैं तो 10 साल बीजेपी में रह गया हूँ। जी जी, सारा झूठ का पन्ना प्रमुख है, सारे झूठ के, सारे झूठ के। और मैं खुद नहीं कह रहा, मैंने क्वेश्चन किया बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट से। मैंने कहा भाई ये क्या कहानी है? कहने लगा क्यों? मगर ये पन्ना प्रमुख कितने बना रखे हैं? कहने लगा कि 3,27,000 कितने बताए? मैंने कहा तो नकली हैं सारे। हाँ तो कहने लगा कि हाँ 10% तो ठीक होंगे। मैंने कहा हो सकता है। ने बोला 3.25 लाख के 35,000 तो ठीक है। दे वर सेटिस्फाइड। तो आप क्या मानते हो, नकली ये पार्टी? मैं ये मानता हूं कि चौधरी वीरेंद्र जैसा शख्स जिनकी आइडियोलॉजी कांग्रेस के साथ थी, उनको कभी महसूस होता है कि भाजपा में चले गए, पश्चाताप होता है कभी? पश्चाताप तो नहीं होता, क्योंकि मेरे साथ कांग्रेस ने भी जो किया वो भी आपको पता तो होगा ही। जी जी जी, जी। और मैं तो सोनिया जी से मिलके गया था। जी जी, और मिलके गया और उनसे भी मैंने कहा जी मेरी मजबूरी है, वो भी समझती थी। जी जी जी। और प्रधानमंत्री जी ने मेरे को मंत्री जिस दिन बनाया, ओथ हमारी होनी थी 5 बजे, मेरे को 10 बजे चाय पे बुलाया। जी जी, और खैर और बहुत बातें हुई, लेकिन मैं जी जी, ये बताता हूँ आपको। मैंने उनको ये कहा जी मैं कांग्रेस से आया हूँ, मेरी ये मजबूरी थी। और मैंने कहा मैं आपको सिर्फ इतना बताता हूँ कि मैं सोनिया गांधी जी से मिल के आया हूँ, इसलिए मेरे से कभी ये मत सोचना कि मैं कोई अभद्र व्यवहार, अभद्र टिप्पणी उनके खिलाफ टिप्पणी या व्यवहार मेरा हो, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। और जिस दिन कांग्रेस में दोबारा गया हूँ, कांग्रेस के मंच से मैंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री के बारे में, जिनके नीचे 5 साल काम किया, मैं कोई गलत बात, यानी नीतिगत तो कुछ भी करो आप, लेकिन व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए। तो मैं और लेकिन कहीं ये लगता है कि जो सीनियरिटी कांग्रेस में आपकी उस समय थी चौधरी वीरेंद्र सिंह की, आज वो सीनियरिटी कहीं ना कहीं कम हुई है, या उस जगह आपने पा ली है, या निकट भविष्य में वो जगह पा लेंगे? मैं देखो, मैं बात आपको साफ करूं, आपने भी इशारतन मेरे को समझा दिया, लेकिन मैं पहले समझा हुआ हूँ। जी जी, मैंने आज से 6 साल पहले जी, जब मैं कैबिनेट मिनिस्टर था, मैंने एक चिट्ठी लिखी मोदी जी को, जी, प्रधानमंत्री जी को, कि मैं मेरे बेटे को राजनीति में लाना चाहता हूँ, और मैं इसलिए लाना चाहता हूँ कि मैं ये समझता हूँ कि जो लिगेसी मेरे को मिली हुई है, जी जी, उसमें और भी बहुत काम करने की ज़रूरत है। और मेरा बेटा
आईएएस ऑफिसर है, अभी उसके 15 साल रिटायरमेंट के हैं, लेकिन उसकी भी इच्छा, मैं, क्योंकि आप ये भी सवाल पूछ सकते हो कि भाई जी, आपने जबरदस्ती तो नहीं भेज दिया, मैंने कहा उसकी भी ये इच्छा है कि वो राजनीति में आए। और दूसरा पैराग्राफ ये लिखा, मैंने कहा आप, बीजेपी की पद्धति है, कितनी सही है नहीं है, लेकिन आप ये कहते हो कि परिवारवाद, जी, तो मैंने कहा मैं आपकी मिनिस्ट्री से इस्तीफा देता हूँ और मैं पार्लियामेंट का इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। तो जो आपका सवाल था ना, वो तो मैंने 6 साल पहले ही बंद कर दिया था जी। तो इसलिए वो नहीं है। लेकिन मैं ये जरूर समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी का मैं इतना जरूर कर सकता हूँ जो कोई भी नहीं कर सकता, मैं जी। दावे से कहता हूँ। जी, जी। को आज के दिन हरियाणा में जो कांग्रेस को मैं मजबूती दे सकता हूँ, कोई नहीं दे सकता। और जो आप ये वो मैं अकेला आदमी ऐसा हूँ जिनको सब, मैं तो ये कह रहा हूँ, हर जगह सवाल पूछता हूँ कि आज देखेंगे ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आदमी है, ये चौधरी वीरेंद्र का आदमी है, ये कैप्टन का आदमी है, कांग्रेसी तो ढूंढे ही नहीं मिलते। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ ना कि कांग्रेस को एक मंच पे, क्योंकि मेरे को आगे कुछ लेना नहीं, इसलिए कह रहा हूँ कि मैं सारे साथियों को ये कहूँगा भाई इकट्ठा हो, और इकट्ठा वो मेरे कहने से तो नहीं होंगे, लेकिन उनको ये पता है कि इसको ज़्यादा ना करेंगे तो उसका भी नुकसान हो सकता है। कभी भूपेंद्र हुड्डा को भी दी है सलाह? भूपेंद्र हुड्डा को तो आज, अगर मैं कोशिश करूं, यानी कोशिश ये नहीं होनी चाहिए ना भूपेंद्र को ले आऊं और फिर वो नहीं आए। मेरी कोशिश ये हो कि ऐसा माहौल पैदा हो कि सारी कांग्रेस इकट्ठा, और कांग्रेस इकट्ठा तब होएगी जब जिनके अपने निजी स्वार्थ हैं उनको छोड़ दें। वो इतनी आसानी से स्वार्थ छूटते नहीं। अब आप बीजेपी को ही देख लो ना जी। बीजेपी कुछ लोगों की पार्टी है। मैं ये कह सकता हूँ 10% से ज्यादा लोग इस देश में उस विचारधारा को और उस तरह की राजनीति को एक व्याख्या भी बढ़िया सी कर दो आप, जो कर रहे थे अभी अनौपचारिक बातचीत में। हाँ, कैसी विचारधारा, किस तरह की विचारधारा? विचारधारा सीधी, लेकिन मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि चलो वो जी। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 10-12% लोग इस विचारधारा के जो धर्म के नाम से सत्ता हासिल कर लें और संपन्नता के दायरे में उनसे ऊपर कोई हो ना, मतलब उनके सपोर्टर या वो, तो उस सत्ता हासिल करने को स्थायित्व देने के लिए, उसको पक्का राज रखने के लिए पैसे का, ये नहीं, आप अंदाजा लगाओ। कैन यू थिंक कि पंजाब जैसे जहां 92 सीट्स जी आप पार्टी जीती हो और कांग्रेस की भी 17-18 सीट हो और भारतीय जनता पार्टी 1 या 2 है, वहां भी ये कोशिश करें कि ये सरकार तोड़ दो। गोवा में, मणिपुर में, और मैं तो 10 जगह ऐसे किस्से हुए, सरकारें तोड़ी गई। मतलब कांग्रेस बना सकती थी, इन्होंने बना दी। नहीं बना सकती नहीं, क्यों बनी बनाई तोड़ी। जी मध्य प्रदेश में। जी तो धन बल, तो इसके पीछे धन बल और दूसरा कोई बल, धन बल के अलावा जी, मतलब मर्यादित, आप सरकारी एजेंसियों पे कई बार बोलते रहे, मर्यादित राजनीति करना भाजपा के बस की बात है नहीं। और ये तो चलिए, अब हम समापन की ओर बढ़ रहे हैं। ये जो, और हमारा अंतिम सवाल यही है कि अब आपकी जो सद्भाव यात्रा है, आप संयोजक हैं एक तरह से उसके, बेशक जो ब्रजेंद्र जी हैं, आप पूरा आधार तैयार कर रहे हैं। आज कैप्टन अजय सिंह यादव के पास पहुंचे, उनके यहाँ कार्यकर्ताओं से संवाद हुआ, तो कैप्टन यादव यहाँ आपके साथ जुड़े हैं, अच्छी बात है। हम ये जानना चाह रहे हैं कि जब समापन होगा, कोई बड़ी रैली होगी, कोई केंद्र से राहुल गांधी या केसी वेणुगोपाल या बीके हरिप्रसाद, कोई केंद्रीय नेतृत्व से पदाधिकारी पहुंचेंगे, कोई बड़ी रैली होगी समापन तक, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह? वीरेंद्र सिंह ने खुद करनी हुई जी, तो आप ये मान के चलो कि वीरेंद्र सिंह गिनती करवा सकता है 2 लाख नए
कांग्रेस में जोड़े लोगों को, जो कभी कांग्रेसी नहीं थे, या तो ये यात्रा में 2 लाख कांग्रेसी जो 2 लाख जी यात्रा के बिना भी कर दूंगा मैं तो, 1 लाख तो, जी 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 यानी मैंने तो कर अभी 2 अक्टूबर को 2 साल पहले की बात है ना, वो देख लो हमारा। और उसमें सिर्फ यही मुद्दा था कि जेजेपी को अगर बीजेपी अपने साथ रखेगी तो वीरेंद्र सिंह जी जी बीजेपी में नहीं रहेगा। आपने कह दिया था वो, हाँ, तो मैंने आपका बोल दिया बयान था। सार्वजनिक हाँ, पब्लिक डोमेन में है। हाँ। तो जेजेपी को लेकर के आप अभी कैप्टन यादव के घर पर एक टिप्पणी करके आए थे, आपने बोला था कि जजपा को लेकर के कोई टिप्पणी। आप देखो, जी आज की परिस्थिति ये है कि इस हरियाणा के अंदर जी इनेलो, जेजेपी, बीएसपी, आप पार्टी और भी कोई नाम हो तो वो भी, उनकी कोई जगह नहीं है इस परिदृश्य में। इसमें सबसे बड़ी ताकत और अकेली ताकत कांग्रेस है, जिसको लोग बल देना चाहते हैं इस हद तक कि जनता बीजेपी से छुटकारा मिले। और बीजेपी इस फिराक में है कि हम समाज को तोड़ फोड़ के ऐसा जरूर कर लें कि गांव में तो 2 आप ग्रुप भाईचारा जोड़ करके कर रहे हो? हैं? आप भाईचारा जोड़ के कर रहे नहीं, हम तो जोड़ के जोड़ा हुआ तो है, लेकिन खतरा है टूटने का, वो बीजेपी के प्रयास हैं। और कांग्रेस जी को आप, मैंने राजनीति में मैं आपको बता सकता हूँ, आज भी 75% से 80% लोग बीजेपी को मानसिक तौर पे अपनी पार्टी नहीं मानते, स्वीकार नहीं है जी आप गिनवा देता हूँ मैं। जी जी और इसलिए जी हाँ, ये जरूर है कि इसका राष्ट्रीय स्तर पे हरियाणा में जो होगा ना, जी जी वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, राष्ट्रीय स्तर पे उसका असर होगा, आप देखना। 14 दिसंबर की रैली है, आप वोट चोरी को लेकर के वहां भी कुछ कह रहे थे कैप्टन अजय सिंह यादव के यहाँ। हरियाणा में वोट चोरी की सरकार बताते हैं, लेकिन आपकी ही जो बातें हैं हमने सुनी है, वो ये भी है कि हरियाणा में कुछ गलतियां कांग्रेस के स्तर पर भी हुई, जिससे पार्टी सत्ता में नहीं आ पाई। आप कांग्रेस की हरियाणा में हार की वजह क्या मानते हैं? क्या वोट चोरी एक बड़ा कारण है या दूसरे भी कारण रहे? सबसे बड़ा कारण है कांग्रेस का संगठन 11 साल तक ना होना। जी जब संगठन नहीं है तो पार्टी के अंदर लॉयल्टी कहाँ है? वो तो वो लोग थे जो सिर्फ कांग्रेस की टिकट मांगते थे, मिल जाती तो कांग्रेस ही, नहीं तो कांग्रेस से क्या लेना। उनमें बहुत से ऐसे भी हैं जिन्होंने कांग्रेस का फिर विरोध किया इलेक्शन में, बहुत से ऐसे हैं जो रेबल खड़े हो गए, और बहुत से ऐसे हैं जो अपने घर भी बैठ गए। कहीं ऐसी कमजोर कड़ी लगती है कि 5-5, 10-10 लोगों को कह दिया गया चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहो? 5-5, 10-10 से काम थोड़ा चला है। ज्यादा को कह दिया गया था, एक जगह तो 86 लोगों को कह दिया वो गया हमारे जिले में तैयारी करो। जुलाना में जी जी 86 कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं। जी जी एक नीलो खेड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी शेड्यूल कास्ट की, उसमें 88 कर रहे हैं। रिकॉर्ड चल रहा था, 2500 आदमी, और वो ज्यादातर टिकट मिलने के बाद भाग गए। नहीं, उनको भागना था ही, और क्या। आदमी 2 तरीके से जुड़ता है, जैसे आपने कहा, या तो विचारधारा के रूप में जुड़ेगा, जी जी या संगठन में उसकी कोई जगह होगी। जी जी तो मैं अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जनरल सेक्रेटरी हूँ पार्टी का, भागने में दिक्कत मैं आएगी। 100 बार सोचूंगा कि मैं पार्टी छोड़ूं ना छोड़ूं, पार्टी छोड़ूं ना छोड़ूं, पार्टी की मदद करूं ना करूं। और जो मैं हूं ही नहीं कुछ, तो मैं आजाद हूं। जी जी दोस्तों, आपने चौधरी बीरेंद्र सिंह की बातें सुनी। इन्होंने एक एक बात का बेबाकी से जवाब दिया है, साफ गोई से बात स्वीकार की है कि कुछ गलतियां कांग्रेस के स्तर पर हुई जिनसे सत्ता में पार्टी नहीं आ पाई, और भविष्य में इस तरह की गलतियां नहीं होंगी। संगठन को यही कह रहे हैं कि मैं ही बहुत मजबूती से संगठन को आगे ले जा सकता हूं अगर हमको भी और ताकत दी जाए। सद्भाव यात्रा से बहुत बड़ी उम्मीद रख रहे हैं चौधरी बीरेंद्र सिंह, और इनको लगता है जैसे जैसे सद्भाव यात्रा के साथ पब्लिक की जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो बढ़ती जाएगी, जनमत जो उनके साथ जुड़ता जाएगा, वैसे वैसे कांग्रेस के कार्यकर्ता भी साथ जुड़ते जाएंगे, और एक समय ऐसा आएगा जो बड़े छोटे कांग्रेसी नेता हैं वह सभी एक मंच पर नजर आएंगे, ऐसा इनका मानना है। आपको शुभकामनाएं चौधरी बीरेंद्र जी।